इस वीडियो में हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करने वाले थे। तो प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं? तो वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट एंड सो ऑन अनंत तक जाती हैं। वो संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, जब ये एक से ही शुरू हो रही है और अनंत तक जा रही है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का मतलब हो गया 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। यहाँ छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो अभी तक न तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात हुई है और न तो ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि यह अनंत तक जाती है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पता नहीं कौन होती है। अब उसके बाद देखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे फैक्ट पूछे जाते हैं तो बहुत डिटेल में नहीं जानेंगे। अब देखते हैं तटस्थ संख्या। एक होती है तटस्थ संख्या। इस संख्या को हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। पूर्ण संख्या, तटस्थ संख्या या पूर्ण संख्या, ये कौन सी संख्या होती है? जो 0 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अनंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है और तटस्थ संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब ऋणात्मक संख्या क्या होती है? ऋणात्मक संख्या तो ऋणात्मक संख्या एक पूर्णांक संख्या भी होती है। इसे पूर्ण संख्या कहते हैं, इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ 0 है, इधर बढ़ेंगे तो धनात्मक संख्या प्राप्त होगी, इधर बढ़ेंगे तो ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ हम लिख सकते हैं -1, -2, -3, ऐसे बढ़ता जाएगा। इधर 1, 2, 3, 4 ऐसे इधर बढ़ता जाएगा। तो यही ऋणात्मक संख्या हो गई। देख लिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तटस्थ या पूर्ण संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या क्या होती है। अब देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड प्राप्त होते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं। जिसके 2 गुणनखंड प्राप्त हों, जिनके 2 गुणनखंड प्राप्त हों वो अभाज्य संख्या होती हैं। एक तो वो संख्या होती है, ये एक स्वयं वही संख्या होती है, स्वयं संख्या होती है, और दूसर का जो होता है वो 1 होता है। अर्थात जिसके 2 ही गुणनखंड हो, 1 और स्वयं वही संख्या, तो उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जिसके 1 और स्वयं वही संख्या का गुणनखंड हो उसको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं, जो मतलब 2 ही गुणनखंड हो। जैसे अभाज्य संख्या देख लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। मतलब जो किसी से न कटे, केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आप लोग देख लीजिए। अब अगला देखते हैं कि भाज्य क्या होता है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब देखते हैं कि भाज्य संख्या क्या कहती है कि जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके
दो या दो से अधिक गुणनखंड हों। जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं, उसको भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 12 ले लिए, 12 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। इसके दो से अधिक गुणनखंड हुए हैं, उसी को हम लोग भाज्य कहेंगे। मतलब जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो उसको हम भाज्य कहते हैं। 12, 14, 6 ये सब संख्याएं गुणनखंड, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। अब देख लेते हैं सहभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, ये संख्याएं 1 नंबर में पूछी जाती हैं यूपी डीएलएड में। आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, कन्फ्यूजन ना आए, अच्छे से देख लीजिएगा। सह अभाज्य संख्या क्या कहती है? वो ऐसा गुणनखंड, संख्याओं का ऐसा गुणनखंड जिसमें कोई भी संख्या न मिले। संख्याओं का ऐसा गुणनखंड जिसमें कोई भी संख्या न मिले। इसमें आप एक भी लिख सकते हैं, 2, 3 है, मतलब ये तो गुणनखंड हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 7 से नहीं कटेगा, स्वयं 12। इसके इतने गुणनखंड हैं। और अब सहभाज्य संख्या क्या कहती है कि जो संख्याएं केवल उस संख्या में एक ही, मतलब एक भी गुणनखंड न मिले, केवल एक मिले, अर्थात कहने का मतलब क्या है, अर्थात उसमें उसका मस जो हो वो एक हो। जैसे 12 है और 35 है, दो संख्याएं हैं। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 6 होगा। और जब इसका करेंगे तो इसका 1 गुणे 5 गुणे 7, इसका यही होगा। अब देखिए, अब मिलान कर लेते हैं कौन कौन सी संख्या यहाँ पे मिलती है। यहाँ 1 है, जहाँ 1 मिल गया। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 भी नहीं है। 4 है, 4 भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं है। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है। यहाँ 7 है तो यहाँ 7 नहीं है। अब आप लोग ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ और यहाँ दोनों गुणनखंडों में एक के अलावा अगर कोई और संख्या नहीं मिलती है तो उसको हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे एक के अलावा और कोई संख्या गुणनखंड के रूप में ना दिखाई दे उसको हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देख लेते हैं गुणनखंड क्या होता है, अपवर्तक क्या होते हैं। तो अपवर्तक को कई नामों से जानते हैं। अपवर्तक कह सकते हैं आप, गुणनखंड कह सकते हैं, इसको भाजक भी कह सकते हैं या फैक्टर, इसको इतने नामों से जानते हैं। अपवर्तक होता क्या है? अपवर्तक, गुणनखंड, भाजक या फैक्टर, ये सारी संख्याएं होती क्या हैं देख लेते हैं। जिससे पूछा जाए 12 का अपवर्तक लिखिए। अब पूछ लिया 12 का अपवर्तक लिखिए, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1, स्वयं 1 से कटेगा, 2 से भी 12 कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। अब 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, अब डायरेक्ट 12 से कटेगा। तो 12 की अपवर्तक पूछा जाए तो यही संख्याएं जिसका गुणनखंड जो है वो अपवर्तक होता है।
उसी प्रकार अगर 44 का पूछा जाए अपवर्तक, तो हम लिखते हैं 1 2 से कटेगा, 3 से नहीं 4 से कटेगा, 5 6 7 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, उसके बाद 22 से कटेगा, 22 के बाद 44 से ये संख्या कटेगी। तो ये हो गया 44 का अपवर्तक। अब अपवर्त देख लेते हैं। अपवर्त क्या होता है? जिसको कहते हैं पहाड़ा या गुड़ज। अपवर्त को हम पहाड़ा कहते हैं या गुड़ज। पहाड़े का मतलब जिसका पूछा जाए उसका पहाड़ा लिख डालिए। जैसे 6 का पूछा, 6 का गुड़ज, 6 का गुड़ज पूछे तो आप लिख दीजिए 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78, ये सभी आप लिख सकते हैं। और ये जो गुड़ज होता है ये अनंत तक लिखा जाता है। ये नहीं कि पहाड़ा छदम 60 हो गया यहीं पे रोक दें, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको आप इसके अनंत तक गुड़ज होते हैं। 6 के अगर गुड़ज पूछा जाए, गुड़ज का मतलब अनंत तक आप लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि इतना आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब अगला देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा त्रिभुज भी पूछा जाता है। तो त्रिभुज अगर पूछा जाए तो त्रिभुज 2 आधार पे बांटे गए हैं। एक भुजा के आधार पे, भुजाओं के आधार पे, एक कोणों के आधार पे। तो कोणों के आधार पे और भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पे समबाहु, समद्विबाहु, इसमें विषमबाहु। और कोणों के आधार पे देखें न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। ये त्रिभुज के प्रकार हैं कि त्रिभुज के 2 आधार पे बांटे गए, भुजाओं के आधार पे, कोणों के आधार पे। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब बाहु मतलब भुजा हो गई, सम मतलब बराबर, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु कहते हैं। यहाँ समद्विबाहु है तो जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु कहते हैं। यहाँ विषमबाहु है कि जिसकी एक भी भुजाएं न बराबर हो उसको विषमबाहु कहते हैं। अब यहाँ कोणों के आधार पे आ गया न्यून कोण त्रिभुज, जिसके कोण 60 अंश हों उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ समकोण है जिसके कोण 90 अंश हो। यहाँ 90 अंश से छोटा हो, से 60 20 25, तो ये न्यून कोण त्रिभुज हुआ। और ये जो 90 अंश के ठीक बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जो 90 अंश से बड़ा हो उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। इस फार्मूले पे सवाल देता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसको देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं अब पढ़ना क्या है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। अब अगला देख लेते हैं कि आयत से भी सवाल आता है और वर्ग से भी सवाल आता है। आयत से पूछा जाता है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और फिर आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई।
अब वर्ग से भी सवाल आते हैं। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि इस फार्मूले पे ही सवाल आते हैं। अब वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। अब पूछा जाए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। इस सब पे आधारित सवाल आते हैं, अक्सर पूछे भी जाते हैं, हर साल पूछे गए हैं। अब एक वृत्त बचता है। ये सब फार्मूले हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर इसका परिमाप या परिधि पूछे, परिमाप या परिधि, तो इसको 2 पाई आर कहते हैं। आर त्रिज्या होती है। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती, जिसे d बराबर r/2, ये व्यास है, ये त्रिज्या है। तो आप लोग ये सब फार्मूले अच्छे से देख लीजिएगा। इसी सब फार्मूले पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लगभग सारे पॉइंट इसमें क्लियर हो गए हैं मैथ के। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और ध्यान से पढ़ लीजिएगा।